फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएम वेव्स चैप्टर क्लास ट्वेल्थ। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लास ट्वेल्थ के सीबीएसई के पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको 2 या 3 मार्क्स का जो है पेपर में क्वेश्चन आता है। सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और इस तरह से कोशिश करेंगे कि इसमें पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाए। तो चैप्टर की शुरुआत होती है डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से। तो इससे पिछले चैप्टर में आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक लॉ था जिसका नाम था एम्पियर सर्कुलर लॉ, और जिसका स्टेटमेंट था क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई भी सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ था, आप इसका इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते थे। आई का मतलब होता था करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पेरियन लूप देयर। तो आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट को समझते हैं कि वर्ड यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आ रहा है, एम्पियर लॉ यहाँ डिस्कस क्यों किया जा रहा है। देखिए, लेट सपोज ये अपने पास एक कैपेसिटर है और हम इस कैपेसिटर को जो है वो चार्ज कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कैपेसिटर। सो हम जो है इस कैपेसिटर को स्टूडेंट्स चार्ज करते हैं। तो वायर में जो करंट है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वायर में जो करंट है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन करंट, उसे हम कंडक्शन करंट कहते हैं। और जैसे ही कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाएगा तो कंडक्शन करंट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो वी हैव अ कैपेसिटर, और जैसे ये वायर आप देख रहे हैं। अब मुझे मान लीजिए इस वायर के सराउंडिंग में किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस कंडक्शन करंट। तो मैं एम्पेयर सर्कुलर लॉ का इस्तेमाल करके सबसे पहले एक एम्पेरियन लूप लूँगा, और जिस एम्पेरियन लूप का जो रेडियस है वो आर है, तो मैं पॉइंट पी पे फील्ड निकाल लूँगा यूजिंग द एम्पेयर सर्कुलर लॉ। जैसे कि इक्वेशन नंबर 8.1 में आप देख रहे हैं पी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो आप पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द एम्पेयर सर्कुलर लॉ। तो ये एक बात हो जाती है। उसके बाद आप दूसरा डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, जो फिगर आप ये वाली देख रहे होंगे। इसमें क्या किया गया कि यहाँ पर वी टेक न्यू एम्पेरियन लूप, न्यू सरफेस। ये कुछ इस तरह का सरफेस लिया इन द शेप ऑफ सम टिफिन बॉक्स और इन द शेप ऑफ सम पॉट, जिसका ये जो देखिए ऊपर एक लूप लिया था आपने, ओके, जो कि पॉइंट पी को एनक्लोज कर रहा था। नीचे ये जो लूप लिया गया है और ये पूरा जो सरफेस लिया गया है, इस सरफेस के लिए ये लूप जो है इसी का पार्ट है बेसिकली, ठीक है, कॉम एक सेम ही चीज़ है। तो एक सरफेस आप लेते हैं इस तरह का एक पॉट शेप में, जिसकी में ऊपर वाला जो पोर्शन है वो जो ये वाला है, लाइक ये लूप जो आपने लेके रखा है, इस लूप का नाम रख लेते हैं C1, नाम इसका रख लेते हैं। तो नीचे वाले सरफेस में जो C1 लूप है वो कॉमन है, मीन्स वहाँ पर भी नीचे वो सेमी प्रेजेंट है, वो भी उसी पॉइंट को एनक्लोज कर रहा है। बट ये सरफेस कुछ इस तरह से है कि लाइक ये आपके इस कैपेसिटर को भी एनक्लोज कर रहा है। तो अगेन वी यूज़ द एम्पेयर सर्कुलर लॉ, फिर से एम्पेयर सर्कुलर लॉ का इस्तेमाल करते हैं, और इस सरफेस पर जो हमने सेलेक्ट किया है नया वाला सरफेस, इन दिस केस जो ऊपर वाले से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा डिफरेंट है। तो जब हम इस सरफेस को लेकर के एम्पेयर सर्कुलर लॉ को इस्तेमाल करते हैं और ये लगाते हैं दैट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट हम देखते हैं लाइक ये जो सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, कोई भी करंट जो है सरफेस से पास नहीं हो रहा है। तो कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम जीरो भरेंगे, और यहाँ से लाइक अपने पास बी का वैल्यू जीरो आ जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल तो 2 पाई आर आ जाएगा, वो तो जीरो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बी जीरो देयर। तो इट मीन्स दैट जब हमने थोड़ा सा अपना लूप को बदला, थोड़ा सा लूप बदला और सेम पॉइंट पी पे फील्ड निकालना चाहा, तो उस लूप ने हमें, उस एक्सप्रेशन ने, एम्पेयर सर्कुलर लॉ ने हमें एक्सप्रेशन दे दिया कि बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये जो एम्पेयर सर्कुलर लॉ है ये यहाँ पर थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट है, वो पूरी तरह से आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले फिगर नंबर 1, इसकी बात की जाए, फिगर नंबर 1 पे आपने एम्पेयर सर्कुलर लॉ लगाया तो वहाँ पर आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड मिली, लेकिन फिर से आपने कुछ थोड़ा सरफेस को चेंज किया, आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं मिला, वो जीरो मिला। इसका मतलब दैट एम्पेयर सर्कुलर लॉ इज इनकन्सिस्टेंट। तो इट मीन्स दैट डेफिनेटली हमें उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, एम्पेयर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई करना होगा। सो देन वी ऑब्जर्व दैट, और दे ऑब्जर्व दैट व्हाट इज देयर, यहाँ हो क्या रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चार्जिंग, जो कैपेसिटर है उसके बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आप जानते हैं दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का फॉर्मूला रहता है चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चार्जिंग जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली चेंज कर रहा है, और वी कैन से दैट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रेजेंट है और वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो लेट सपोज अब हम यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट करंट की तरफ जाएंगे, सो उसको निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पता चला कि एम्पियर्स टोटल लॉ इज़ नॉट कंसिस्टेंट, जो मतलब बी डॉट इंटीग्रल डी एल जो है म्यू नॉट आई जो है इसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और यही बदलाव लेके आएगा नया करंट जिसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो देर इज समथिंग इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मीन्स देर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए तो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख के रखा है ऑलरेडी, फ्लक्स का फॉर्मूला रहता है ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होती है स्टूडेंट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये बन जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ गया क्यू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए से कैंसिल हो गया, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स देयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। सो लाइक वो कैपेसिटर जो है चार्ज हो रहा है अभी, तो वहाँ पर जो चार्ज है किसी समय पर, लेट सपोज किसी इंस्टेंट पर क्यू है, बट दैट चार्ज इज चेंजिंग, जो चार्ज है वो बदल रहा है चार्जिंग के समय, बिकॉज कैपेसिटर को हम चार्ज किए जा रहे हैं। सो वहाँ पर जो करंट आएगा वहाँ पर दैट इज डी क्यू बाय डी टी। वी नो दैट कि करंट का एक्सप्रेशन है डी क्यू बाय डी टी। आगे चलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देखते हैं, डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी। फाई ई की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल के रखी थी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इट इज़ डी क्यू बाई डी टी। सो वी सॉल्व दैट, हमें डी फाई बाई डी टी, बेसिकली वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो डी फाई बाई डी टी का वैल्यू आ जाता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर योर चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए डी क्यू बाई डी टी मतलब इट्स बेसिकली द करंट, इसको हम करंट कहेंगे, और यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो एक करंट हमें मिलता है इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और दैट इज बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो और इसी करंट को जो है कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दैट इज द करंट, और जो कि वहाँ पर अंदर प्रेजेंट है। सो बिकॉज एम्पियर्स टोटल लॉ इस करंट को इंक्लूड नहीं कर रहा था, इस वजह से आपके सेकंड केस में जो आपने ऊपर देखा, सेकंड केस में एम्पियर्स टोटल लॉ को यूज़ करने के बावजूद पॉइंट पी पे फील्ड 0 आया था। ये जो टर्म थी आई डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको वो इंक्लूड नहीं कर रहा था, तो इस वजह से एम्पियर्स टोटल लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। तो वो नया मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से आता है, दैट इज़ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी प्लस आई सी। जो सिंपल जो करंट है उसको कंडक्शन करंट कहा जाता है, सो इट इज़ रिटन एज आई सी प्लस आई डी, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। सो इसे कहा जाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। अगर ये भी आपको लिखने को आता है, सो दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, जिसमें कि एक नई टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके ना होने की वजह से अपने को पहले वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे 0 मिल रहा था, इसको ऐड कर दिया गया है, तो ये लॉ थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, और इसी जो करंट नया आया है अपने पास आई डी, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। सो यहाँ पर हमने कुछ नोट्स लिखे हैं नीचे। द करंट कैरिड बाय द कंडक्टर्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, और द करंट गिवन बाय द इक्वेशन, लाइक जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है, मीन्स ये आई डी जो हमने लिखा है, ये वाला करंट आप देख रहे हैं, ये करंट जो है that is a new term, and that is because of the changing electric flux or changing electric field between the plates of capacitor। तो और इसका नाम है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ सम ओल्ड टर्म दैट इज स्टिल यूज्ड, सो इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दैट इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आपको मिल चुका है एप्सिलॉन नॉट टी फाई ई बाय डी टी, और इसी के साथ आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ भी जो है वो मॉडिफाई हो गया है, बी डॉट डी एल समथिंग लाइक दैट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। अगर कंडक्शन करंट 0 है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जो है वो 0 रहेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चार्जिंग देयर व्हेन कंडक्शन करंट इज चेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। और ये 4 जनरल इक्वेशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है। यहाँ से भी अगर कुछ पूछा जाए, आइडेंटिफाई करने को एमसीक्यू आ जाए, सो आप इसे कर पाएँ। दैट इज ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गॉस लॉ। इसे मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है।
बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट इज जितना फ्लक्स एंटर किया है उतना फ्लक्स लीव करेगा, तो उसे हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहते हैं, दैट इज बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। ये फेराडेज का लॉ है, आप जानते हैं, ई एम एफ इंड्यूस्ड वेन एवर देर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सम conductor or some coil. So that E dot dl d phi by dt, this is also the same thing. So that Faraday's law is called as the third equation of Maxwell, and that is the fourth one जो हमने इस चैप्टर में भी देखा, जिसे हम एम्पियर्स या मॉडिफाइड एम्पियर्स रूट लॉ कहते हैं, दैट इज बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। सो ये जो चीज़ थी दैट वाज योर conduction displacement current, that is displacement. So always remember displacement current is equal to conduction current. So that was the first part of this chapter, जहाँ से displacement current को find out करने के problems या simply कई बार derivation भी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट को निकालने की पूछी जा सकती है। सो आगे हम इसके प्रॉब्लम्स लेंगे थोड़े से, किस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ से रिसेंट पेपर्स में पूछे गए हैं। तो जैसे एक प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड है। सो देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी दे के रखी है अपने को, और वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स इज चेंजिंग एट रेट ऑफ 6 वोल्ट पर सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। जनरल सा प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें डिस्प्लेसमेंट करंट को फाइंड आउट करना है। हमने फॉर्मूला देखा डिस्प्लेसमेंट करंट का, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए, एंड बेसिकली एप्सिलॉन नॉट ए की टर्म्स में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसे डी ई बाई डी टी, और बाकी फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई की जगह आपने ई ए भी आप लिख सकते हो। सो हमें यहाँ पर कैपेसिटी दे के रखी है, तो हम देखिए इसमें आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए, ए को ही रहने दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक यू नो दैट V इज इक्वल टू ई डी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सो आप E की जगह लिख सकते हैं V बाई डी, ओके, यहाँ आ जाएगा V बाई डी, सो ये बन जाएगा डी वी बाई डी टी। सो डी वी बाई डी टी आपको क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो इस तरह से आप लिखेंगे। सो आई डी इज इक्वल टू, देखिए है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है, सो दैट इज बेसिकली 2 माइक्रोफेरेड। सो इट इज रिटन एज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोफेरेड को फेरेड बदलना है, डी बाई डी टी देख रखा है 6, तो ये अपने पास आ जाएगा स्टूडेंट सीधे सीधे 12 इंटू 10 की माइनस 6 एम्पियर। सो दैट इज द एक्सप्रेशन, और सॉरी दैट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट सिंपली आ जाएगा कैपेसिटेंस इनटू डी वी बाय डी टी, ये करके भी आपको डायरेक्ट अपना आई डी मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगा। आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड। सो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस देके रखा है और ये कैपेसिटर जोड़ा गया है अक्रॉस अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकंड। कंडक्शन करंट की वैल्यू है 2 मिली एम्पियर, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड द डिस्प्लेसमेंट। देखिए कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होते हैं, तो कंडक्शन करंट है अपने पास 2 मिली एम्पियर, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट करंट भी हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अगला है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो हमसे वी आरएमएस पूछा जा रहा है, सो वी सिंपली राइट द इक्वेशन वी आरएमएस इज इक्वल टू आई आरएमएस एंड मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स एक्ससी, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो हमें वी आरएमएस निकालना है। आई आरएमएस हमें क्वेश्चन में दे के रखा है, जो कंडक्शन करंट है बेसिकली वही अपना आरएमएस करंट है। सो वी विल पुट दिस एज 2 मिली एम्पियर, सो इट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और आती है वैल्यू एक्सी की। एक्सी का फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा अपने को गिवन है, उसको पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सो इट इज़ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, एंड ओमेगा की वैल्यू दे के रखी है हमें डायरेक्ट 400, तो उसे पुट करेंगे, इट इज़ 400 इंटू कैपेसिटी है 0.2 माइक्रोफेरेड, माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे फेरेड में 10 की पावर माइनस 6 से। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास सॉल्व करने के वाले ये कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आपके पास आएगा 25 वोल्ट। तो ये वी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 25 वोल्ट। बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम ही है, सो 2 मिली एम्पियर उनका आंसर है। सो आगे प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। सो कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ डीसी सोर्स, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड। सो व्हेन अ कैपेसिटर इज फुली चार्ज, तो उस पर जो चार्ज होगा उसका वैल्यू रहेगा कांस्टेंट, ओके। सो व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट, यू नो दैट कि जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट है, ओके, दैट इज आई डी, वो तब रहता है जब वहाँ पर प्लेट्स के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे। अब चार्ज कांस्टेंट है तो वहाँ पर देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आई डी की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 0। और लाइक जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो
जो वायर्स हैं उसमें जो कंडक्शन करंट चल रहा है, दैट कंडक्शन करंट जो चल रहा है वो बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपली कंडक्शन करंट भी ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी ज़ीरो है व्हेन अ कैपेसिटर इज़ फुल्ली चार्ज्ड। सो आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस टू पाई वी टी, दिस इज हाउ द चार्ज इज वेरिंग ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सो सिंपली हम आई डी निकाल लेंगे यहाँ से, लाइक इट इज डी क्यू बाय डी टी कर लेंगे। क्यू दे के रखा है, सो विल सिंपली डिफ्रेंशिएट दैट। क्यू का एक्सप्रेशन है क्यू नॉट कॉस टू पाई वी टी, तो क्यू नॉट जो है वो बाहर आ जाएगा, कॉस की डिफ्रेंशिएशन होगी माइनस साइन टू पाई वी टी, और टू पाई वी टी की हो जाएगी टू पाई वी, तो टू पाई वी को हम बाहर लिख लेते हैं। सो इसको हम फर्दर राइट कर लेंगे इंटू, ये अलग से है, इंटू टू पाई इंटू वी। सो इट कैन बी रिटन एज माइनस क्यू नॉट टू पाई वी साइन टू पाई वी टी, दैट इज योर एंगल देयर। सो दैट इज द आंसर फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। सो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपली डिफरेंशिएटिंग द चार्ज, how the charge is varying on the plates of capacitor. You should simply do the differentiation and get the answer for displacement current. So आगे एक प्रॉब्लम और देखते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड। सो यू आर गिवन अ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, हाउ वुड यू एस्टैब्लिश इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। सो हमने शुरुआत में क्वेश्चन किया था डिस्प्लेसमेंट करंट का, जिसमें हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था सी डी वी बाय डी टी। सो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट एस्टैब्लिश करना है जो कि गिवन है, और कैपेसिटी भी गिवन है। तो यहाँ से डी वी बाई डी टी का एक्सप्रेशन आ जाएगा आई डी बाय सी, और आई डी की वैल्यू है अपने पास 1 मिली एम्पियर, सो इट इज़ 1 इंटू 10⁻³ और यह है 2 माइक्रो फेरेड, सो इट इज़ -6। तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10⁻³ तो ये बन जाएगा हमारे पास 1000/2 500 वोल्ट पर सेकेंड। सो डी वी बाई डी टी शुड बी 500। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर उस 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वी कैन एस्टैब्लिश डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम द same concept of displacement current. So show that magnetic field at a point between the plates of a parallel plate capacitor during charging is epsilon naught mu naught r to de by dt। तो ये हमें प्रूव करना है, यहाँ पर फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी यहाँ से पूछे जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के। सो लाइक वी हैव दिस टाइप ऑफ प्लेट्स देयर, लेट्स सपोज, और ये अपने पास ये प्लेट्स हैं, एंड इधर जो करंट है ऑब्वियसली कंडक्शन करंट है, और इस रीजन में जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो मैं यहाँ प्लेट्स के बीच में कहीं पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ r बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट। सो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट, लाइक वी कंसिडर्ड इट दिस एज अ वायर देयर, सो इसकी वजह से जो यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का वो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से देख रहे हैं, ऑब्वियसली वैसे डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन का वैल्यू सेम होता है, बट वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स इन दीज टर्म्स। सो इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट लिख रहा हूँ। सो 2id एट डिस्टेंस ऑफ r निकाल रहे हैं, सो इट इज़ r। सो ये बन जाएगा आगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2/r मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। ओके, देन यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट अपने एक्सप्रेशन में आ चुका है। और डी फाई का एक्सप्रेशन होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। सो एरिया ऑफ प्लेट्स इज, एरिया लिख लेता हूँ अभी फिलहाल। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई r multiplied by dt of e into area, area is pi r square। सो यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ अ कांस्टेंट, सो इसको इसका डिफरेंशिएशन नहीं लिखा जाएगा। सो इट इज़ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई r जो है स्टूडेंट्स वो कैंसिल हो चुका है, और अपने पास ऊपर एक r बचेगा अब, और मल्टीप्लाइड में ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। म्यू नॉट ई नॉट r अपॉन 2 इंटू डी ई बाय डी टी। सो दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। इसे चेक कर लेते हैं, ये हमसे प्रूव करने को कहा गया था। ई नॉट म्यू नॉट आर अपॉन 2 और डी ई बाई डी टी। सो दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड देयर बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट।
सो स्टूडेंट्स, ये पार्ट को सॉल्व करने के बाद जो इस चैप्टर में जो नेक्स्ट पार्ट आता है सीबीएसई के सिलेबस में, वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, और सबसे आखिर में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और जिसमें आपको वेरियस वेव्स को उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज का पता होना चाहिए, और स्पेक्ट्रम में जितनी अपने पास रेडिएशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका वेवलेंथ रेंज, फ्रिक्वेंसी रेंज, प्रोडक्शन, ये सब याद होना चाहिए, जहाँ से जनरली आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल 3 मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर से, तो जिसमें एक पार्ट हमने डिस्कस किया। आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ईएम वेव इज़ बेसिकली इज अ वेव इन विच देर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देर इज़ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो कि वाइब्रेट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बोथ वाइब्रेट इन सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। Means when we have the maxima of electric field vector, then we have the maxima of magnetic field vector. So they, or we can say that simply it is a sinusoidal variation of electric field vectors and magnetic field vectors, and both vectors are at, these are at, ये सब points आप ध्यान रखेंगे, are at 90 degree to each other, are at 90 degree to each other, and their oscillation, they are like, if electric field is oscillating in some direction, magnetic field will be in the direction जो कि electric field के perpendicular होगा, and both are oscillating also perpendicular to direction of propagation. So electromagnetic wave का जो definition है, EM wave का जो definition है, it is simply a sinusoidal variation of electric field and magnetic field vectors at right angle to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. और अगर वेव की बात करते हैं तो उसकी पहले मैंने एक बात डिस्कस कर ली कि यहाँ से एक एमसीक्यू पहले कभी पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं और मैग्नेटिक वेक्टर्स हैं उनका फेज़ डिफरेंस क्या होता है, तो उनके बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता है, दे आर इन द सेम फेज़। और दूसरा, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो आप कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव निकाल सकते हो आप ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मीन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है और मैग्नेटिक फील्ड जे में है, सो आई क्रॉस जे विल गिव यू द के कैप। सो इट मीन्स दैट जो वेव है वो प्रोपेगेट हो रही है के कैप यानी कि जेड डायरेक्शन के अंदर। ओके और दूसरा स्टूडेंट्स, ये जो ईएम वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स एंड मीन्स जिसमें कि वेव के डायरेक्शन की तरफ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बेसिकली अगर वेव आपका ऐसे जा रहा है आगे, डिस्टर्बेंस ऐसे आगे जा रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पर वो वाइब्रेट करेंगे इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। सो ये अपना जो ईएम वेव है ये भी एक ट्रांसवर्स वेव है, और दैट वेव डज नॉट रिक्वायर सम EM wave does not require some medium to propagate, it can also propagate in वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकता है। और इसका जो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन है EM वेव का वो है बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इस स्पीड के साथ ये प्रोपेगेट होता है एक मीडियम के अंदर। सो देयर आर वेरियस अदर प्रॉपर्टीज़, उसको भी हम बारी बारी से जो है डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर वेव जो है उसका स्पीड अगर आप किसी और मीडियम में निकालना चाहते हो तो उसकी स्पीड का एक्सप्रेशन है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू म्यू अपॉन ई। ओके, सो म्यू इज द परमेबिलिटी एंड इज द एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। सो ये स्पीड का रिलेशन रहता है ईएम वेव का इन सम मीडियम। और अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूँ तो कहा कि वो सी से चलती है और उसका जो रिलेशन लिखा जाता है दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्पीड ऑफ ईएम वेव के फॉर्मूलाज हैं। वो मीडियम में चलेगी तो फॉर्मूला रहेगा 1/μe, और अगर वो वैक्यूम या फ्री स्पेस में चलेगी म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी द फॉर्मूला। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। दूसरा, आपको अगर फॉर्मूला उसकी स्पीड का इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म्स में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। तो वो इस तरह से कुछ रिलेशन है, v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू आर और ई आर। ई आर इज बेसिकली द रिलेटिव परमिटिविटी और म्यू आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये उसके स्पीड के रिलेशंस हैं जो कि प्रॉब्लम्स वहाँ से पूछी जा सकती है 100%। ओके, तो ये म्यू और ई की टर्म्स में है और ये अपना रिलेटिव की टर्म्स में है। या इसको अगर आप और लिखना चाहते हो किसी और तरह से तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर और ई नॉट इंटू ई आर। फिर आपको वहाँ पर सी नहीं लिखना है, ओके, बिकॉज सी की वैल्यू होती है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट। सो दीज आर द रिलेशंस जो कि स्पीड को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होंगे
ये किसी मीडियम के अंदर और ये फ्री स्पेस के अंदर है। सो बाकी स्टूडेंट्स जो हमने स्पीड्स के रिलेशन देखे उसमें अगर अपनी एम वेव किसी मीडियम में चलती है जिसका कुछ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा सिंपली c अपॉन अंडर रूट के। सो दैट इज़ अनदर एक्सप्रेशन जिसकी मदद से आप वेव की स्पीड को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दिस के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो ये वेरियस एक्सप्रेशंस हैं वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा आगे और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हम वेव की जनरल जो इक्वेशंस है उनको देख लेते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस द इक्वेशंस ऑफ ईएम वेव्स। जो एक ईएम वेव की इक्वेशन होती है वो किस तरह से राइट की जाती है। तो ऊपर आपने देखा कि वेव की जो प्रोपिगेशन है उसका पता लगाने के लिए वी विल डू द ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ई क्रॉस बी जो है अपने को डायरेक्शन दे देगा वेव के प्रोपिगेशन की। तो अभी इक्वेशंस देख लेते हैं इक्वेशंस किस तरह से है, क्योंकि इक्वेशन से रिलेटेड जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है पेपर में पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी वेव की इक्वेशन लिख रहा हूँ, लेट सपोज जो वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आई कैन राइट ई इज इक्वल टू ई वाई। So obviously wave is going in the plus x direction. We know that E cross P, तो it should be in J cap and it should be in K cap. J cross K जो होता है वो I होता है। तो वेव जा रही है अपना प्लस x में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेट कर रहे होंगे J कैप में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कर रहे होंगे K कैप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन लिखी जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। दैट इज़ द जनरल इक्वेशन। इसकी मदद से आपको पेपर में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो इसकी मदद से आप कंपेयर करके इक्वेशंस को कंपेयर करके अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज़ ओमेगा। और सिमिलरली आप इसका मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो, दैट इज़ बी इज इक्वल टू बी जेड, दैट इज़ बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। सो दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ वेव जो रिप्रेजेंट कर रही है कि दैट वेव इज़ गोइंग इन द plus x direction. That is the magnetic part, also showing the that wave is going in the plus x direction. Here we have a negative sign with that x, so it indicates the wave is going in the plus x direction. बाकी वेव की स्पीड और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का रिलेशन आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, दैट इज E इज इक्वल टू सी बी, और यू कैन राइट E नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। ओके, सो ये दो रिलेशन या जो भी एक ही रिलेशन है ये, इसकी मदद से आप स्पीड या किसी वैल्यू से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ई का वैल्यू पता है तो आप बी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो यहाँ पर इस्तेमाल जनरली होता रहता है। सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ वेव्स। इसके प्रॉब्लम्स हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमें कंपेयर करना होगा गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से और अननोन फैक्टर्स को निकालना होगा। बाकी एक चीज़ यहाँ पर और रहती है, दैट इज़ ओमेगा बाय सी। देखिए जब ये ओमेगा अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट कैन बी रिटन एज ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय सी इंटू एक्स। दैट ओमेगा बाय सी इज कॉल्ड के, इसे कहते हैं के। ओके, प्रोपिगेशन वेक्टर के वेक्टर। सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा अपॉन सी है दैट इज इक्वल टू के भी कई बार निकालने को आता है। मीन्स सिमिलर वन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी राइट किया जा सकता है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार इस के की तरह इस फॉर्मेट में भी दिए होते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करके आप अननोन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.1 जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी दे के रखा है 25 मेगाहर्ट्ज, वो फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, और हमसे पूछा है एट अ पॉइंट इन स्पेस, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमें। एट अ पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उसका मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो हमने पीछे रिलेशन देखा वो E इज इक्वल टू सी बी, तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं, दैट इज E बाय सी। तो E हमें गिवन था, सी से हमने डिवाइड किया, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 6.3 जे कैप। सो लाइक ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव जो है ईएम वेव जो है वो एक्स में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स वाई में होंगे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जेड में होंगे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 8.2 जो है सेम कॉन्सेप्ट पे वेव की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन टू अस,
ये वेव का इक्वेशन मैग्नेटिक पार्ट दे के रखा है। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो सबसे पहले हम जो है स्टैंडर्ड लिखेंगे, यहाँ भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा गया है बट हमने जो ऊपर देखा वैसा लिख लेते हैं, बी इज इक्वल टू पी नॉट साइन, ओके इट वाज ओमेगा टी, यहाँ पर बेसिकली प्लस है सो वी सिंपली राइट ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओके दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इससे कंपेयर करेंगे, देखिए एक्स के साथ यहाँ जो कोफिशिएंट है वो है 0.5 10 की पावर 3, तो यहाँ से हम के को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर 3 और के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, सो के को मैं 2 पाई बाय लैम्डा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10 की पावर 3। सो ये अपने पास इस तरह से आप लैम्डा सॉल्व कर सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में आ जाएगा। लैम्डा के बाद अपने को निकालना है फ्रीक्वेंसी, निकालना है फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। देखिए यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ है 1.5 इंटू टी, सो मैं ओमेगा को कंपेयर कर सकता हूँ, यहाँ ओमेगा इंटू टी है, यहाँ 1.5 10 की 11 टी है, सो व्हाट इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा। तो ओमेगा आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11। और फ्रेंड्स जो ओमेगा होता है दैट इज़ बेसिकली लाइक अगर आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट इज़ 2 पाई बाय ओमेगा, ओके। सो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी को हम राइट कर सकते हैं 1.5 इंटू 10 की 11 और यहाँ से टाइम पीरियड के लिए आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 11। सो विल सॉल्व दिस और ये सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा, इसको उन्होंने गीगा हर्ट्स में लिख दिया है, कोई इशू नहीं है। सो बट यू हैव टू सॉल्व दिस, तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसा ही सेम एक्सप्रेशन हमें लिखना है, तो उसमें कुछ खास हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बी वाई लिखा है वहाँ ई लिखेंगे और यहाँ बी नॉट होता है तो बी की जगह आप ई की जगह आप ई नॉट लिख देंगे, ओके। सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3 एक्स प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी। तो आपको चाहिए सिर्फ ई नॉट, आपने रिलेशन यूज़ किया अभी थोड़ी देर पहले, सो दैट इज़ ई इज इक्वल टू सी बी और ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। तो सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 और बी नॉट गिवन है क्वेश्चन दैट इज़ 2 इंटू 10 की -7, सो दैट इज़ 2 इंटू 10 की पावर -7। सो 10 की 8 से 7 चला जाएगा, 3 टू द 6, एक 10 बचेगा दैट इज़ 60। तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 60, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा ई इज इक्वल टू 60 साइन जो भी आगे टर्म्स लिखी गई हैं। सो दैट इज़ द आंसर। ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन 60 साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 10 की 11 टी। सो दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम आपको पेपर में मिल सकते हैं फ्रॉम दैट इक्वेशन ऑफ वेव्स। सो स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं ईएम वेव्स की जो और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। कुछ हमने पीछे देखी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि लाइक उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती है प्रोपेगेशन के लिए। और दूसरी चीज़, ये जो पैदा होती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एसरलेटिंग चार्जेस, ओके। एसरलेटिंग चार्जेस जो हैं, जब पार्टिकल्स या चार्जेस जो हैं एसरलेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो एसलेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव को वो पैदा करते हैं, ईएम वेव दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी। और दूसरा यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये स्पीड की बात हम पहले कर चुके हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं और आई थिंक स्पीड पे हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर और जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो सेम फेज में है। आई होप हमने ये भी पहले बात डिस्कस कर ली है, कोई फेज डिफरेंस उसमें नहीं है। और इसके बाद लाइक ये जो ईएम वेव्स होती हैं, यहाँ पर जो उसकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ईएम वेव की जो टोटल एनर्जी है वो उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट और उसके मैग्नेटिक पार्ट में होती है, ओके। तो उसका जो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो रहता है U, उसमें जितना पार्ट इलेक्ट्रिक पार्ट में है उतना ही पार्ट उसका मैग्नेटिक वेक्टर में भी है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इज रिटन एज UE प्लस UB और UE का एक्सप्रेशन रहता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और जो मैग्नेटिक पार्ट है उसको आप UB से भी डिनोट कर सकते हो जो कि रहता है हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है, अगर कोई एनर्जी भी कहता है, तो टोटल एनर्जी जो है वो रहती है इलेक्ट्रिकल पार्ट में एंड सेम एनर्जी इन द मैग्नेटिक पार्ट ऑफ द ईएम वेव। बट ये जो टर्म है इट इज़ नॉट एनर्जी, इट इज़ सिंपली इट इज़ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट इज़ UE प्लस UB, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट रहती है। ये UE का एक्सप्रेशन है, ये UB का एक्सप्रेशन है। लेकिन अपनी जो ईएम वेव है उसमें बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करती रहती हैं।
तो हम यहाँ पर ई नॉट से उससे डिनोट नहीं करते, हम यहाँ पर लिखते हैं उसे ई आर एम एस। ओके, सो इट इज़ रिटन एज हाफ ई नॉट, नहीं ई नहीं लिखेंगे आप इसे ही नहीं लिखेंगे, इट इज़, तो ये तो परमिटिविटी है। यहाँ ई की जगह आप लिखेंगे ई आर एम एस का स्क्वायर प्लस सिंपली यहाँ पर भी लिखा जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। सो दैट इज़ द टोटल एनर्जी डेंसिटी एक्सप्रेशन फॉर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और बाकी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में सेम होती है, हाफ एप्सल नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू हाफ बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये दोनों आपस में सेम है, तो आप टोटल एनर्जी डेंसिटी को सिंपली लिख सकते हो यू ई प्लस यू ई, बिकॉज यू ई और यू बी के एक्सप्रेशंस सेम है, सो इट कैन बी रिटन एज टू यू ई। सो ये होगी इसकी टोटल एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। ओके, और साथ में यहाँ पर जो वेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खास करके उसकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ उसको जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिसाइड द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। सो इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम बेसिकली लाइट वेक्टर भी कहते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज light vector. Optical properties will be decided by the electric field vectors. So this electric field vector is also known as the electric vector. So ये कुछ important relations है एनर्जी को निकालने के, और एनर्जी के क्वेश्चंस जनरली आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये एक्सप्रेशंस याद रहने चाहिए। सो मैं इस एनर्जी की टर्म को कंक्लूड कर देता हूँ कि एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलेक्ट्रिक पार्ट एज वेल एज इन मैग्नेटिक पार्ट, और जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है दैट इज यू ई प्लस यू बी, और यू ई और यू बी का वैल्यू सेम रहता है। उसका फॉर्मूला है हाफ ई नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, और मैग्नेटिक पार्ट वाली एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके प्रॉब्लम्स जो है पेपर में आते हैं ई एम वेव से रिलेटेड, वो टर्म है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी का जनरल मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। सो वेव हैज सम इंटेंसिटी, हैज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, वो इस तरह से है एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। आप इस एक्सप्रेशन में चीज़ों को पुट करने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हो, एनर्जी एरिया अपॉन टाइम पुट करके आपको इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बट आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी, दैट इज कॉल्ड योर इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिंपली इंटेंसिटी इज यू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय सी। यहाँ यू एवरेज का मतलब है एनर्जी डेंसिटी। देखिए एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और उसको अगर आप सी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बेसिकली इंटेंसिटी ही मिल जाती है। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी है यू एवरेज इंटू सी, जो आपने एनर्जी डेंसिटी पीछे देखा, हाँ, उसी को यू एवरेज कहा गया है। सो एक फॉर्मूला इंटेंसिटी का ये हो गया, और एक मैंने यहाँ लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी। इसका आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले का। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखा है वैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में भी लिख सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा और वहाँ सी का सी रहेगा, बट वहाँ जो म्यू नॉट है, परमेबिलिटी है, वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, बी आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी अपॉन म्यू नॉट। ओके, सो ये इंटेंसिटी की बात होगी, वेव हैज इंटेंसिटी एंड दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर इंटेंसिटी, वेरियस एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। ओके, ई की टर्म्स में भी और बी की टर्म्स में भी अपने पास है। यहाँ पर एक टर्म है जो अगर कभी पूछा जाए, उसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, पॉइंटिंग वेक्टर ईएम वेव से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये जो पॉइंटिंग वेक्टर टर्म है, एक बार ये एडवांस के पेपर तक पूछा गया था, जिसमें कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया। तो इट इज़ डिनोटेड बाय एस वेक्टर। सो पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो बेसिकली हमें देता है एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बेसिकली ये इंटेंसिटी की ही तरह है, बट इट गिव अस द फ्लो पर यूनिट एरिया, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका जो एक्सप्रेशन है पॉइंटिंग वेक्टर का, वो है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर upon mu naught, that is called pointing vector, that give us the normal energy flow, that give us the normal energy flow per unit area
per unit time, that is called pointing vector S vector. तो पॉइंटिंग वेक्टर का डायमेंशनल फॉर्मूला एक बार पूछा गया था. सो इट इज सिंपली इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान है. ठीक है. सो इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी ईएम वेव्स से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है स्टूडेंट्स इसका प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर. यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है. रेडिएशन प्रेशर, कि ये जो रेडिएशन है जब ये किसी सरफेस पर गिरती है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, रेडिएशन प्रेशर. तो रेडिएशन प्रेशर को लिखने से पहले हम सबसे पहले लिखेंगे कि वेव का जो मोमेंटम है, एज यू नो दैट कि प्रेशर इज सिंपली फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, सो वी शुड नो अबाउट द मोमेंटम ऑफ रेडिएशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो अगर आपसे कभी सिर्फ मोमेंटम पूछा जाता है, वेव का मोमेंटम पूछा जाता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन सी. दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम ऑफ ईएम वेव. अब प्रेशर जब सरफेस पे लगेगा तो इसमें कंडीशनल है, केसेस हैं, जैसे कि अगर आपकी रेडिएशन एक ऐसे सरफेस पर गिर रही है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है या परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, इस तरह से डिपेंड करेगा. देखिए, अब आपकी एक रेडिएशन आ रही है, एक सरफेस पर गिरती है जो मान लीजिए सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है. रेडिएशन में एनर्जी यू है, ये सारी एब्जॉर्ब हो गई, तो सारी की सारी एनर्जी जो है सरफेस को डिलीवर कर दी जाएगी. ओके, सारी की सारी डिलीवर कर दी जाएगी. एंड साथ में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मोमेंटम सरफेस को डिलीवर हुआ है. तो जो वेव के पास मोमेंटम है, एक वेव है जिसकी मोमेंटम है u बाय सी, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर सरफेस पे गिरती है तो सारा मोमेंटम ये सरफेस को डिलीवर कर देगी. तो यहाँ से अपने पास मोमेंटम डिलीवर्ड आ जाएगा p इज इक्वल टू यू बाय सी. दैट इज जो मोमेंटम था वो सारा का सारा उसने सरफेस को डिलीवर कर दिया, साथ में एनर्जी भी सरफेस को डिलीवर कर दी, क्योंकि सरफेस एक परफेक्ट एब्जॉर्बर था. तो रेडिएशन के मोमेंटम का फॉर्मूला है u अपॉन सी और रेडिएशन की एनर्जी है u. ओके, तो यहाँ से आप एक पार्ट इसका इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, बट हम अल्टीमेटली जाएंगे रेडिएशन के प्रेशर के ऊपर. अब मान लेते हैं कि लेट सपोज ये एक ऐसे सरफेस पर गिरती है जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर सरफेस है. ओके, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है. तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर सरफेस पर क्या होता है कि जैसे रेडिएशन आ रही है, इसका मोमेंटम है p इज इक्वल टू यू बाय सी. तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई तो इसका मोमेंटम हो गया माइनस यू बाय सी. तो जो चेंज इन मोमेंटम है वही मोमेंटम डिलीवर्ड है, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2u/c. बिकॉज आपका मोमेंटम था u/c, आप वैसे ही वापस आ गए, रिफ्लेक्ट हो गए, तो आपका मोमेंटम हो गया माइनस u/c. तो u/c से माइनस u/c मीन्स जो चेंज हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2u/c. और अगर यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि सरफेस को कितना मोमेंटम डिलीवर हुआ है, सो जो चेंज इन मोमेंटम है वही मोमेंटम सरफेस को भी डिलीवर हुआ होगा. सो यहाँ पर जो मोमेंटम डिलीवर होगा इस सिचुएशन में उसका आंसर आ जाएगा 2u/c. दैट इज द मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस. तो हम चलते हैं अब रेडिएशन प्रेशर की तरफ. यहाँ से हमने मोमेंटम की बात की, पहले अब हम प्रेशर की तरफ चलेंगे. सो रेडिएशन प्रेशर इज सिंपली फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स इज बेसिकली चेंज इन momentum per unit time multiplied by area, because force is rate of change of momentum. Okay, so let us suppose that some p is the change in momentum. p is चेंज इन मोमेंटम, वो किसी सरफेस पे गिरती है. बाकी अब डिपेंड करेगा कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है इस बात पे कि सरफेस कैसा है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है या सरफेस परफेक्ट रिफ्लेक्टर है. लेट सपोज p इज द चेंज इन मोमेंटम. सो लाइक p का फॉर्मूला था अपने पास स्टूडेंट्स u/c. लेट सपोज दिस इज द चेंज इन मोमेंटम. ओके, ये किसी सरफेस पर गिरती है और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो रेडिएशन है उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है, तो चेंज आ जाएगा u/c. तो वो क्या कितना प्रेशर वहाँ पर लगाएगा, तो प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया. एरिया को मैं एरिया लिख लेता हूँ, और लाइक चेंज इन मोमेंटम इज़ u/c एंड लेट सपोज इट अकर्स इन सम टाइम डेल्टा टी. तो रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा अपने पास u a डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय सी. सो दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर, ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा. और अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ बेसिकली ये वाली टर्म आप देख रहे हो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी. सो दैट इज I/c. सो दैट इज द रेडिएशन pressure, expression for radiation pressure. So here I is the intensity of wave. So if your change in momentum is u/c, then
द रेडिएशन exerts a pressure on the surface on which it is incident, that is P is equal to I upon C. ये प्रेशर वहाँ पर रेडिएशन ने exert किया है सरफेस के ऊपर, I by C. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे के रखे हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, हम उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे ये एक देखिए इंटेंसिटी पूछा है. इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और वी कैन राइट इट एज पावर अपॉन एरिया इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी. पावर दी है 100 वाट, लेकिन वो सिर्फ 2.5% एफिशिएंट है. तो मतलब जो पावर उसका इफेक्टिव बना रेडिएशन में, जो कन्वर्ट कर पाएगा अपनी एनर्जी को, वो बन गया सिर्फ 2.5, बिकॉज इट इज़ 100 और 2.5% ही एफिशिएंट है. सो पावर की जगह लिखेंगे 2.5 नॉट 100. आई होप आप समझ पा रहे हैं. इट इज़ ओनली 2.5% एफिशिएंट. अब नीचे आता है एरिया क्या लेना. देखिए हमसे इंटेंसिटी पूछी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर और बल्ब इज़ अ पॉइंट सोर्स. सो ये हमारा बल्ब है, लेट सपोज ये एक बल्ब है, और इसकी वजह से जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी पूछी है हमसे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स. ओके, सो ये अपने सराउंडिंग में इस तरह से अपनी रेडिएशन को एमिट करेगा इन ऑल द डायरेक्शंस देयर अराउंड इट. सो इट इज़ अ पॉइंट सोर्स. सो यहाँ से यहाँ तक की जो फिगर बनेगी, जो सिमेट्री बनेगी, वो एक स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी. तो पॉइंट हमें हमें इंटेंसिटी पूछी है एट अ पॉइंट जो कि बल्ब से 3 मीटर की दूरी पर है. ओके, तो जब हम इंटेंसिटी निकालने जाएंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स, हमें फॉर्मूला है पावर अपॉन एरिया. सो वी नीड सम एरिया, सो दैट इंटेंसिटी और दैट रेडिएशन इज इन दैट एंटायर एरिया, जो कि एक स्फीयर बन रहा है, और वो जो सरफेस होगा वो स्फीयर का सरफेस होगा. तो वहाँ पर हम एरिया लेंगे स्फीयर का सरफेस एरिया, जो कि होता है 4πr². और उसमें जो हम ये बल्ब है, मुझसे यहाँ इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, और ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है, और ये जो सरफेस है वो एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा. तो उसका एरिया रहता है 4πr². विल पुट 4π इंटू 3 का स्क्वायर, रेडियस लेंगे 3 का स्क्वायर. सो इस तरह से आप इस पॉइंट पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें इंटेंसिटी सिंपली पावर अपॉन एरिया. और वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आप एरिया लेंगे, आपका बल्ब जो है पॉइंट सोर्स है, इट विल क्रिएट रेडिएशन इन ऑल द डायरेक्शंस हैविंग सम स्फेरिकल सिमेट्री. और वहाँ पर आप जो एरिया लेंगे वो लेंगे 4πr², और जितनी दूरी पर पूछा गया होगा वो आपका फिर रेडियस बन जाएगा. तो इसको आप आई होप सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह से आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं. एक लेज़र बीम अपने पास दे के रखा है, उसका इंटेंसिटी गिवन है. फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बीम. इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड का भी पूछ सकते हैं वैसे, पर आप जानते हैं कि ई नॉट होता है CB0 के बराबर. ई नॉट पता लग गया, बी नॉट पता चल जाएगा. तो अगर बी नॉट कभी पूछा जाए तो ये करेंगे. अभी हम ई नॉट निकाल लेते हैं. देखिए इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आपको ऊपर दिखाया था वो था एप्सिलॉन नॉट E/RMS का स्क्वायर इंटू सी. अब हमसे ई नॉट पूछा जा रहा है, एम्पलीट्यूड मतलब ई नॉट पूछा जा रहा है. तो अगर ERMS पता चल जाए तो ई नॉट निकालना बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जो ERMS होता है दैट इज E0/√2. तो यहाँ इंटेंसिटी हमारे पास गिवन है एप्सिलॉन नॉट. यहाँ मैं लिखूंगा इसे ई नॉट का स्क्वायर, ERMS का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय सी. तो इस फॉर्मूले की मदद से आप जो है ई नॉट को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बनेगा 2I अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सी का रूट. तो इसमें आप वैल्यूज़ डालेंगे. इंटेंसिटी पता है, सी पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है. तो यहाँ से मैं आंसर राइट कर देता हूँ, आप इसे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं. वो आएगा 4.75 इंटू 10⁸ दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ई नॉट. ऐसा ही सिस्टम में आएगा. ई नॉट पता चल गया तो ऑब्वियसली आप यहाँ से बी नॉट भी सॉल्व कर सकते हैं. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी से, रेडिएशन के प्रेशर से, मोमेंटम से, ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं. हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं EM वेव्स में. यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि हमने कॉन्सेप्ट अभी पीछे पढ़े उनसे रिलेटेड. सो लाइट विद एनर्जी फ्लक्स दे के रखा है. लाइट विद एनर्जी फ्लक्स आप पढ़ेंगे 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये इंटेंसिटी है. ये एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरती है, नॉर्मल इंसिडेंस है, और सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है. पूछा गया है टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग 30 मिनट्स. तो टोटल मोमेंटम जो है वो कितना डिलीवर हमने किया है वो हमसे पूछा जा रहा है. तो मोमेंटम डिलीवर का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला होगा जो कि वेव के पास, रेडिएशन के पास मोमेंटम होगा, दैट इज़ U/c. इसका फॉर्मूला है.
अब ये सरफेस पर पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो जो इसका मोमेंटम है वो इसने पूरा का पूरा सरफेस को ट्रांसफ़र कर दिया होगा। तो मोमेंटम डिलीवर्ड इज सिंपली u अपॉन सी। तो u जो रहता है वो वेव का एनर्जी होता है और उसे हम सॉल्व करेंगे एनर्जी। देखिए आपको जब एनर्जी कभी निकालना हो, आपके पास देखिए इंटेंसिटी है, तो टोटल एनर्जी जो वहाँ पर गिरा है 30 मिनट्स में वो निकालना है। तो आप सिंपली जो है देखिए दिस इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है स्टूडेंट्स एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। तो अगर आप इंटेंसिटी को अब कितने मिनट्स के लिए फॉल किया है, 30 मिनट्स के लिए, तो अगर इंटेंसिटी को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो और साथ में आपको ये भी दे के रखा है कितने एरिया पर गिरा हुआ है, उस एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या रहेगा कि ये कैंसिल हो जाएंगे और आपको सीधे सीधे एनर्जी कितनी गिरी है वो मिल जाएगी। मतलब बात यह है कि अगर आपको एनर्जी निकालना है कि कितना एनर्जी गिरा है और आपको गिवन इंटेंसिटी है, तो आप सिंपली अपनी इंटेंसिटी को टाइम कितनी देर के लिए गिरा है रेडिएशन और अपना एनर्जी फ्लक्स और कितने एरिया पे गिरा है, तो ये गिरा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो मैं लिख लेता हूँ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की वैल्यू है 20। इट इज़ वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसे कन्वर्ट नहीं करूँगा क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। और ये वहाँ पर गिरा है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स को हम जो है वो सेकंड्स में चेंज कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 60, सो इनटू 30। ओके, सो ये सॉल्व करने पे लाइक दिस इज इंटेंसिटी इनटू टाइम और दिस इज योर एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट कट जाएगा, इंटेंसिटी वाज वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास जो है एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये आप सॉल्व कर लेंगे, इसको जस्ट नोट कर लेते हैं सिंपली, सीधे इसको भरते हैं अपने मोमेंटम के फॉर्मूले में। तो मोमेंटम इज़ बेसिकली u अपॉन सी। यू का वैल्यू है 20 इंटू 30 एंड साथ में है 60 इंटू 30 और स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁻⁸ सो विल सॉल्व दिस। ओके फ्रेंड्स, सो 3 10 ज़ा 30 हो जाएगा, सो इट इज़ लाइक 600 multiplied by 60 into 10 डिवाइडेड बाय 10⁻8। तो 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगे, सो इट इज़ सिंपली 36 इंटू 10⁻⁻4। सो दैट इज़ द मोमेंटम डिलीवर्ड, P इज इक्वल टू यू बाई सी करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सो 36 इंटू 10⁻⁻4 आपका आंसर आ रहा है। इस तरह से आप मोमेंटम डिलीवर्ड सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम इस तरह से जहाँ पर कि हमारे पास ये इंटेंसिटी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की उससे निकले हुए फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे। लाइट एनर्जी फ्लक्स, अगेन इंटेंसिटी अपने को गिवन है दैट इज़ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन जो सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है स्टूडेंट्स, मतलब सब कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नॉर्मल इंसिडेंस एरिया भी गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 30 मिनट्स के लिए वो रेडिएशन गिरा है। फाइंड द एवरेज फोर्स, यहाँ अल्टीमेटली हमें फोर्स निकालना है, बट फोर्स से पहले हमें मोमेंटम निकालना होगा। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है वेव के लिए, रेडिएशन के लिए u बाय सी। अगेन आप ध्यान रखेंगे सरफेस जो है स्टूडेंट्स वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। अगर सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा तो जो वेव का मोमेंटम है, रेडिएशन का मोमेंटम है, वो सारा ही उसे डिलीवर कर देगा। तो उसका मोमेंटम है u बाय सी, उसने डिलीवर भी कर दिया u बाय सी। तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो भी सिंपली u बाय सी होगा। और अगर ये सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग के बजाय रिफ्लेक्टिंग होता तो आपका चेंज इन मोमेंटम 2u बाय सी हो जाता। बस इतना एक्सप्रेशन में फ़र्क पड़ना था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, फोर्स तक पहुंचते हैं। तो मोमेंटम निकालेंगे पहले u बाय सी, हमने पिछले क्वेश्चन में एनर्जी निकाला। इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कीजिए टाइम के साथ, दैट इज़ 30 मिनट्स इंटू 60 कीजिए सेकेंड्स में बदलने के लिए, और एरिया से मल्टीप्लाई कीजिए जो कि है 20। देखिए इंटेंसिटी में भी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, कट जाएगा तो आपको आपकी एनर्जी मिल गई। यहाँ से मोमेंटम निकाल लीजिए 18 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 20 स्टूडेंट्स, और इसको डिवाइड कर दीजिए सी के साथ, सो इट इज़ 3 इंटू 10⁸ दैट इज़ द मोमेंटम डिलीवर टू द सरफेस। और लाइक जब हम प्रेशर निकालते हैं या फोर्स निकालते हैं, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी इतना ही होगा बिकॉज सारा मोमेंटम आपने डिलीवर कर दिया है, so that is also the change in momentum. But force is basically change in momentum with respect to time, so ultimately हमें इस अपने मोमेंटम को डिवाइड करना होगा टाइम के साथ और फोर्स निकाल लेंगे। इट इज़ 18 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 20
and it is 3 into 10 की power 8. That is our change in momentum. Okay, again I am repeating, whenever surface is a perfect reflector तो change in momentum आपने 2u by c करना है. और ये गिरा है 30 मिनट्स के स्पैन के लिए, तो अगेन डिवाइड बाय 30 इंटू 60 मिनट्स, क्योंकि हमने ऊपर भी मिनट्स को सेकंड बनाया था, तो ये दोनों यहाँ पर आपस में कट जाएंगे और वी विल सॉल्व दैट. इसको हम फिर अब सॉल्व कर सकते हैं. तो ये देखिए ये कट गए हैं, तो ये 3 से सॉल्व हो जाएगा. 3 6 जा 18, तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स 120 इंटू 10 की पावर माइनस 8. ओके, 120 इंटू 10 की पावर माइनस 8, या आप इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, जो भी इट इज़ ऑल्सो फाइन. सो 120 इंटू 10 पावर माइनस 8 न्यूटन इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस. और ऐसे थ्योरेटिकली कई तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, कि जो रेडिएशन है क्या वो मोमेंटम कैरी करता है, तो आपका आंसर होगा यस. एंड क्या ये प्रेशर एक्सर्ट करता है सरफेस जिस पे गिरता है, तो यस, इट ऑल्सो एक्सर्ट्स अ प्रेशर और ऑल्सो कैरी द मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी. तो इस तरह से आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं. समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि ये जो वेव्स हैं अपने पास, रेडिएशन है, ये क्या मोमेंटम कैरी करता है, और इसको जस्टिफाई करना है, तो यस लिखेंगे मोमेंटम कैरी करता है ऑब्वियसली. तो you can take the example of photoelectric effect there, like whenever some light falls on some metal surface, photons eject the electrons there. Obviously they are transferring some momentum there or ejecting the electrons there, so obviously that radiation or wave carries the momentum, energy, and also they are exerting the pressure. तो इस तरह से आप इस बात को जस्टिफाई भी कर सकते हो. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम देखते हैं. फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ लेज़र बीम ऑपरेटिंग एट 4 मिली वॉट. तो हमें बेसिकली एनर्जी निकालना है. एनर्जी का फॉर्मूला रहता है पावर इनटू टाइम, बिकॉज अपने को पावर दिया है. आप सोचेंगे पावर दिया है तो एनर्जी निकाली जा सकती है पावर इनटू टाइम करके, बट यहाँ से टाइम कैसे निकाला जाए. लाइक एनर्जी स्टोर्ड इन 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ लेज़र, सो सम लेज़र इज ऑफ like 60 centimeter length, so obviously like what is the time required, time taken by the laser to cover a length of 60 centimeter, ये निकाल सकते हैं. Speed is distance upon time and time is distance by speed. तो उसने distance cover किया है 60 सेंटीमीटर, that is 60 इंटू 10 की माइनस 2, और उसने जो स्पीड है लेज़र की ऑब्वियसली 3 इंटू 10 की पावर 8 हम लेंगे, तो ये बन जाएगा 20, और ये बन जाएगा 20 इंटू 10 की माइनस 10 सेकेंड्स. सो टाइम टेकन बाय दिस एनर्जी दैट लेज़र, ओके, लेज़र कैरीज द एनर्जी, टाइम टेकन बाय दिस एनर्जी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इज दिस 20 इंटू 10 की माइनस 10 सेकेंड. सो देयर फोर हमें टाइम पता लग गया है, व्हाट इज़ द टाइम, जितने टाइम में एनर्जी इतना यहाँ गई है, तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितना एनर्जी है बेसिकली इन दिस लेंथ. सो एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, 4 मिली वॉट, 4 इंटू 10 की माइनस 3 से लिख लेते हैं, और आगे है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 10, जो कि बन जाएगा 80 इंटू 10 की पावर माइनस 13, और आई कैन राइट इट एज 8 इंटू 10 की माइनस 12. एनर्जी का यूनिट है जूल, सो 8 इंटू 10 की माइनस 12 जूल. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स फिर से. सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बीम emerging from a filter facing a flood light is given by this. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, हमसे इंटेंसिटी पूछी गई है. सो इंटेंसिटी के फॉर्मूलाज हमने पीछे भी देखे. सो इंटेंसिटीज के फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में है बी आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. ओके, सो ये के फॉर्मूला है, और अगर मैं इस बी आर एम एस को चेंज करता हूँ तो मैं बी आर एस की जगह लिख सकता हूँ बी नॉट बाय रूट 2, तो उसका करना पड़ेगा अपने को स्क्वायर इंटू सी अपॉन म्यू नॉट. सो इट इज़ रिटन एज बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी. दैट इज़ द फॉर्मूला टू गेट द आंसर फॉर इंटेंसिटी इफ़ वी हैव द वैल्यू ऑफ बी नॉट. देखिए अगर मैं इसे स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, दैट इज सिंपली बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लाइक दैट. सो यहाँ से मैं बी नॉट जो है एकदम से निकाल सकता हूँ. तो बी नॉट की जो वैल्यू है वो है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 8. तो ऑब्वियसली अब सारी चीज़ें हमें पता है और हम सॉल्व करके इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. सो दैट इज़ 12 इंटू 10 की माइनस 8, इसका आपको स्क्वायर करना होगा, मल्टीप्लाइड विथ सी दैट इज़ 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू
म्यू नॉट, देखिए आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ इन एसआई सिस्टम। तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो विल पुट हेयर 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो ये चीज़ें हैं जो कि आपको सॉल्व करनी है। मैं आंसर रिपोर्ट कर देता हूँ, आप खुद ही से सॉल्व कीजिएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.7 आ जाएगा। इंटेंसिटी का यूनिट रहता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो दैट इज द फॉर्मूला गिवन इक्वेशन। इससे कंपेयर करके आपको इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमने पीछे जो रिजल्ट्स देखे इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती रहेंगी प्रॉब्लम्स के अंदर। इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप ये सारे फॉर्मूलाज यूज़ करके इन्हें सॉल्व करेंगे। ऑल आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। सो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, जिसमें हम वेरियस वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और उनके यूज़ और उनकी जो प्रोडक्शन है और उनकी जो डिटेक्शन है, ये सब चीज़ें उसमें जनरली आएंगी। तो वहाँ से आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स का आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बचे हुए पार्ट में, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो वेव को हम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अरेंज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इसमें ये अपनी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे और गामा। तो मैंने इनको इस तरह से लिखा है लाइक दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ गामा रे की देखने को मिलेगी। मोर द फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जेटिक इज़ द रेडिएशन देयर। सो रेडियो से शुरू करते हैं। अब आपको ये रेंज जो है लगभग याद रहनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे देंगे और कहा जाएगा इस वेव को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके कुछ यूज़ लिख लीजिए। तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स का आने के चांसेस रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा, तो इस तरह से इनकी रेंज शुरू होती है 5, 9, 9, 11, 11, 14, 14, 14, 14, 17, 17, 20 एंड 18, 23। दिस इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसे आप याद रखें। और ये अपना सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो है यहाँ पर वो है गामा रे। तो आगे चलते हैं, इनके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। इनके 2-2, 3-3 यूज़ आपको लगभग पता होने चाहिए, कहाँ कौन सी वेव इस्तेमाल में होती है। रेंज आप ऐसे याद कर लेंगे। बाकी कई बार आपको वेवलेंथ भी दी जाती है, तो फॉर्मूला रहता है स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। जैसे मान लीजिए कभी आपको लैम्डा दे दिया, तो आप लैम्डा और सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव्स, सो दे ट्रैवल विथ 3 × 10⁸ इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में सारी की सारी 3 × 10⁸ से चलती है। ये सभी के लिए कॉमन बात है। तो यहाँ पर अगर आपको पेपर में लैम्डा गिवन है, सी में पुट करेंगे और वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो आप अपने रेंज से चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सी रेडिएशन है, कौन सी वेव है। सो आगे चलते हैं, अब रेडियो वेव की तरफ चलते हैं। रेडियो वेव के क्या यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेडियो वेव्स, इनको पार्टिकल्स के या चार्जेस के एसलेटेड मोशन से जो है वो हम जनरेट करते हैं। सो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की जाए तो वो जनरेट होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल एसलेटेड मोशन में रहता है। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एसलेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर। इनका प्रोडक्शन भी आपको याद होना चाहिए वैसे। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हैं, इनको सेलुलर फ़ोन्स में इस्तेमाल करते हैं, और भी यूज़ मैंने बीच में लिखे हैं, बट जनरली दे आर यूज इन द कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सेलुलर फ़ोन्स। और उसके बाद दूसरा है अपने पास माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव जो हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ रेंज में है। जैसे कि आपने ऊपर देखिए माइक्रोवेव दूसरे नंबर पे लिखा है 3 × 10⁻⁹ गीगा मतलब 10⁹ तो ये हमारी माइक्रोवेव्स हैं। और माइक्रोवेव्स का जो जो यूज़ जनरली पेपर में क्वेश्चन की फॉर्मेट में आता है वो है रडार सिस्टम्स में आ जाता है कई बार, कि रडार में कौन सी वेव यूज़ करते हैं, तो रडार में हम जो है माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसको लाइक फास्ट मूविंग बॉल्स, टेनिस सर्व्स में, ऑटोमोबाइल्स में स्पीड को भी ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जहाँ पर कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी बेसिकली इस तरह से सिलेक्ट की जाती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे, ताकि वो एनर्जी वहाँ पर एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो पाए, और जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है फूड के अंदर वो फिर वाइब्रेट करे और उसके वाइब्रेशन से टेम्परेचर जो है वहाँ पर इंक्रीज़ कर पाए। इस तरह से अपना माइक्रोवेव ओवन काम करता है।
तो माइक्रोवेव ओवन में भी वी आर यूजिंग द माइक्रोवेव्स। तीसरी जो वेव है अपने पास वो है इंफ्रारेड। अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको एटलीस्ट दो दो तीन तीन यूज़ पता होने चाहिए, कौन सी वेव कहाँ पर इस्तेमाल होती है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आ जाता है कि स्पीड को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी वेव यूज़ करते हैं, तो विल से दैट इट इज़ अ माइक्रोवेव। उसके बाद आगे चलते हैं IR वेव्स। इंफ्रारेड वेव जो है स्टूडेंट्स, इनको जो है अपना हीट वेव्स भी कहा जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर देयर, और इनको हीट वेव्स कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, और इनको फिजिकल थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है, और इसको लाइक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स में भी ये यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। और दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सैटेलाइट्स फॉर मिलिट्री पर्पजेज। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ऐसे पर्टिकुलर आ जाए कि ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स में कौन सी है, तो इंफ्रारेड है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इस्तेमाल हो रही हैं। रिमोट कंट्रोल जो रहता है अपने टेलीविज़न का, वहाँ पर भी इस्तेमाल होती हैं। टीवी सेट्स, वीडियो रिकॉर्डर्स एंड हाई-फाई सिस्टम्स। So these are basically heat waves responsible for maintaining the temperature of the earth. Okay, so इसको हम IR waves कहते हैं, और IR कैमराज में, नाइट विजन कैमराज में भी इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगली है विजिबल रेस। ऑब्वियसली अगर हम विजिबल की बात करते हैं, तो अगर हम इंसान की बात करते हैं, तो हमारी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 400 नैनोमीटर से चलता है लगभग 700 नैनोमीटर तक, जिसको हम VIP विबग्वायर भी लिख लेते हैं। वायलेट से लेकर के रेड तक ये स्पेक्ट्रम चलता है। तो ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेमिलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ओके, वो जो कि ह्यूमन आई जो है जिसको डिटेक्ट कर सकती है। तो इसकी रेंज लिखी है 10⁻14, 7 × 10⁻14, मतलब 400 नैनोमीटर से लगभग 700 नैनोमीटर तक इसका वेवलेंथ रेंज है। ओके, सो ये हमारे को बेसिकली चीज़ों को देखने में मदद करता है। और लाइक अपने जितने भी दूसरे जो और स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रेंज रहता है। जैसे कुछ जो स्नेक्स हैं वो डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव्स, एंड मैनी इंसेक्ट्स का जो विजिबल रेंज है वो अल्ट्रा वायलेट तक चला जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज टू स्पीसीज। सो विजिबल रेज आर बेसिकली दिस विजिबल हेल्पिंग अस टू सी दिस वर्ल्ड। और हमारे को विजिबल रेज का इस्तेमाल हम माइक्रोस्कोप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, वैसे आज की डेट में जनरली टू जो हाई रेजोल्यूशन जो माइक्रोस्कोप्स हैं, जहाँ से हम एटॉमिक लेवल तक की बात कर सकते हैं, वो टर्निंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में वी कैन यूज़ द विजिबल लाइट। आगे चलते हैं। अगली वाली जो हमारी रेज है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, सो इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज़ इनको प्रोड्यूस करती हैं। सो ये जो भी रेडिएशन है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द एमिशन of the when particle returns from the excited state to ground state, it emits the energy that lies in the uh, ultraviolet region। और similarly the region for the visible भी emission ही region है, responsible है for the production of visible light। तो अल्ट्रावायलेट की रेंज हमने ऊपर लिख दी है। ओके, और लाइक अल्ट्रावायलेट हार्मफुल भी रहती है ह्यूमंस के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट को जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ऑर्डिनरी ग्लासेस से एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गॉगल्स और फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशंस। जो वेल्डिंग आर्क्स होती है वो यूवी रेडिएशन पैदा करती है, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेल्डर्स हैं वो ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट इसका इस्तेमाल है लेसिक आई सर्जरी, लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलिसिस। इसमें जो है लेज़र लेसिक आई सर्जरी से कहा जाता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी यूवी लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है जर्म्स को किल करने में, वाटर प्योरीफिकेशन में। ओके, सो ये उसके कुछ मेजर इस्तेमाल हैं अल्ट्रावायलेट रेज के। और इसके आगे चलते हैं एक्सरेज। एक्सरे जो है ये प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। लाइक वेन एवर सम जब आप कहीं से किसी के इनर शेल से, लाइक अगर मैं से KLMN शेल की बात करता हूँ, तो अगर आप किसी लेवल से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो इनर शेल से, तो वहाँ पर उस जगह को फिल करने के लिए देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट जो ग्राउंड स्टेट में जंप करता है और साथ में एमिट करता है एनर्जी, और दैट एनर्जी लाइज इन द एक्सरे रीजन। ओके, सो ये इनर शेल से पैदा होती है एक्सरेज अपने। सो इनको रॉन्गटन ने डिस्कवर किया था, और ये काफ़ी एनर्जेटिक हैं। ओके, सो एक्सरेज का मेडिकल फील्ड में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन यूज़ किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन फॉर्म्स ऑफ कैंसर। और बेसिकली एक्सरेज एनर्जेटिक होती हैं, तो वो लिविंग टिश्यूज़ को डैमेज कर देती हैं। तो अननेसेसरी और एक्सेस एक्सपोजर जो है एक्सरेज का हार्मफुल रहता है ह्यूमन बींग्स के लिए। इट कैन डू सम टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑल्सो। सो अननेसेसरी और एक्सेस यूज एक्सरेज का प्रॉब्लम क्रिएट करता है ह्यूमन स्पीसीज के अंदर।
आगे चलते हैं, आखिरी वाली जो रे है जो आपको याद रखनी है वो है गामा रेस। ओके, तो गामा रेस हाईली एनर्जेटिक हैं। ओके, इनका जो ओरिजिन है ये बेसिकली न्यूक्लियर ओरिजिन की है, और high frequency radiation is produced in the nuclear reactions also emitted by the radioactive nuclei। और ये बेसिकली अलग कई तरह के कैंसर को जो है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल की जाती हैं, वन ऑफ द इसका मेजर यूज़ है। और सम न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए भी गामा रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी अगर मैं ऊपर एक एक्सरे का एक और इस्तेमाल करता हूँ, एक्सरे का इस्तेमाल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, किसी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेक करने में भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हमें किसी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करना है, एफसीसी स्ट्रक्चर है या बीसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है या सिंपल क्यूबिक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। और अंडरग्राउंड पाइपलाइंस में जो फॉल्ट होते हैं उनका पता करने के लिए भी एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा ऊपर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, माइक्रोवेव्स में जो माइक्रोवेव के प्रोडक्शन के ऊपर जनरली क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोवेव्स को स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो पैदा करती हैं, जिनको क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स और गन डायोड्स कहा जाता है। ये माइक्रोवेव्स का प्रोडक्शन है। बाकी ऊपर वाला रेडियो वेव्स आपने देखा, ऑसिलेटिंग सर्किट्स जो हैं रेडियो वेव्स को पैदा करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट वेव्स। जनरली ये थ्योरेटिकल जो जितना भी डिस्कशन है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेव कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, क्या इसका यूज़ है। और समटाइम्स, और मैं कहूँ कि ज़्यादातर समय हमें एक आधा यूज़ क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कह देगा कि एक वेव है जिसका यूज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने में किया जा रहा है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने में आपने भी देखा कि एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। तो वो पूछ देंगे आपसे कि एक्सरे के कोई दो और यूज़ आप बता दीजिए, और या उसकी रेंज लिख दीजिए। या उल्टा जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो रेंज आपको गिवन दे के रखेंगे, लैम्डा दे के रखेंगे या फ्रीक्वेंसी गिवन दे के रखेंगे पेपर में, तो आपको वहाँ से चेक करना होगा कि ये कौन सी वेव है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको फ्रीक्वेंसी दिया और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये यूवी है, तो फिर आपको फर्दर यूवी के यूज़ लिखने होंगे। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस लगातार कई वर्षों में सीबीएसई के पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। सो मैं इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई के पेपर्स में पूछे गए हैं। ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, सो ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एसलेटिंग चार्जेस और ऑसिलेटिंग चार्जेस। ठीक है, सो व्हेनेवर यू हैव अ चार्ज दैट ऑसिलेट, वो आपको ईएम वेव पैदा करके देगा। सो अ चार्ज इन रेस्ट बेसिकली प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेकिन अगर कोई चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज इन टर्न वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिएट ईएम वेव। तो क्वेश्चन था ईएम वेव आर प्रोड्यूस बाय एसलेटिंग चार्जेस और ऑसिलेटिंग चार्जेस और ऑसिलेटिंग सर्किट्स। अगला है, इफ अर्थ डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर वुड इट्स एवरेज टेम्परेचर भी हायर और लोअर। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा सो देयर विल बी नो पार्टिकल्स देयर, और जो कि आईआर रेडिएशंस को ले पाएंगे, ट्रैप कर पाएंगे और रेडिएट कर पाएंगे। तो कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बेसिकली नहीं हो पाएगा, तो अर्थ का वार्मिंग नहीं हो पाएगा। तो इफ देर इज़ नो एटमॉस्फियर देर इज़ नो हीट वेव्स देयर, देर आर नो हीट वेव्स देयर, there are no particles there to radiate the heat or absorb the heat, ultimately absorb the heat and radiate the heat in the atmosphere। तो कोई particles नहीं होंगे, हीट रेडिएट नहीं हो पाएगा, तो ओवरऑल टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का, वो घट जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, एक्सरेज और गामा रेज को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। देखिए, एक्सरेज और गामा रे को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बाय द प्रोसेस, बाय देयर ओरिजिन। ओके, उनका दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। ओके, उनके ओरिजिन से, कि उनको कैसे हम पैदा किया गया है, उस तरह से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक्सरे का ओरिजिन कुछ और है और गामा रे का जो ओरिजिन है वो न्यूक्लियर ओरिजिन की है। एक्सरे जो है इनर शेल एक्साइटेशन की वजह से होता है। तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, तो बाय देयर ओरिजिन दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, अदरवाइज बोथ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उनका जो थोड़ा रेंज है वो भी लगभग आसपास ही है, तो उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके ओरिजिन से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रेडार सिस्टम में आपको यहाँ पूछा गया आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। सो रेडार में यू विल राइट माइक्रोवेव। ओके, आई सर्जरी में, इसमें लेसिक आई सर्जरी में तो हम बेसिकली अल्ट्रा वायलेट का रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, यूवी का, बट कुछ सर्जरीज में जो है वो आईआर का भी इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड का।
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर रेज आप लिखेंगे गामा रेज। ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को ऑब्जर्व करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए विल यूज़ द IR, सैटेलाइट यूज़ द IR रेज। और रिमोट सेंसिंग जो है, रिमोट सेंसिंग इज़ बेसिकली द टेक्निक जिसमें कि हम किसी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं वहाँ पर बिना जाए, तो वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है माइक्रोवेव्स। ओके, सो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। बर्गर अलार्म में बेसिकली बहुत सारी वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, कई तरह के बर्गर अलार्म होते हैं, बट जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक्स है वो अल्ट्रा वायलेट है। अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल किया जाता है बर्गर अलार्म में। बाकी रेडियो वेव्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द बर्गर अलार्म्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द बर्गर अलार्म्स। आगे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन है, ये CBSE में पूछा गया है पहले। एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ EM वेव्स। ऑब्वियसली हमने प्रॉपर्टीज़ ऊपर डिस्कस किया है, जैसे कि दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वो ट्रांसवर्स इन नेचर हैं। दूसरा, दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं इन वैक्यूम। और लाइक दे कैरी एनर्जी, वो एनर्जी कैरी करती हैं। एंड उसमें अगला लिख सकते हैं, दे एग्जर्ट द प्रेशर, वो रेडिएशन प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। मोमेंटम ट्रांसफ़र करती हैं, मोमेंटम कैरी करती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसफर्स इन नेचर, उनका स्पीड जो है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, 3 × 10⁸ दे कैरी द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज बीइंग इक्वली शेयर्ड इन इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड मैग्नेटिक पार्ट। और दे ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द सर्फेसिस जहाँ पर वो इंसिडेंट करती हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है, अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट विद 10⁹ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल, और इसको ऑसिलेटर कहा गया है। सो पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है 10⁹ हर्ट्ज से, तो ये पार्टिकल EM वेव्स जो प्रोड्यूस करेगा, उस EM वेव का फ्रीक्वेंसी भी स्टूडेंट्स वही होगा जिससे वो ऑसिलेट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10⁹ हर्ट्ज। इट इज़ NCERT प्रॉब्लम। सो एक नंबर में ऐसी प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है। सो आगे एक प्रॉब्लम और लेते हैं इस चैप्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देकर रखा है 3.1 cos ब्रैकेट 1.8y प्लस 5.4 × 10⁸ आई कैप। सो यहाँ पहला पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर आप इस पार्ट को देखेंगे इक्वेशन के, देयर इज प्लस साइन देयर, और सो इससे क्लियरली इंडिकेट हो जाता है दैट वेव इज गोइंग इन द -y डायरेक्शन। सो आंसर रहेगा वेव इज गोइंग इन द -y डायरेक्शन। यू हैव दिस प्लस y साइन देयर, इट मीन्स दैट इज गोइंग इन द -y डायरेक्शन। दूसरा पूछा है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी हमसे स्टूडेंट्स। देखिए ये जो अपने पास y के साथ 1.8 है, ये बेसिकली अगर आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी सीधे सीधे 1.8। ओके, इट इज़ बेसिकली ky। सो k इतना है और k का वैल्यू होता है 2π/λ। तो 2π/λ को आप 1.8 के सामने इक्वेट करोगे, लैम्डा आ जाएगा 2π/1.8। तो यहाँ से आप लैम्डा जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू है। बाकी फिर पूछा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए भी आप इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो एक एक्सप्रेशन होता है, ये होता है ओमेगा टी। तो यहाँ से जो ओमेगा है उसका वैल्यू है 5.4 × 10⁸ एंड ओमेगा होता है 2πv फ्रीक्वेंसी। सो 5.4 × 10⁸, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5.4 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2π। ओके, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी देयर। इस तरह से आप जो है वो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद पूछा गया है अपने पास B0, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट E0 इज इक्वल टू CB0। तो यहाँ से B0 का आंसर आ जाएगा E0/c। तो E0 की वैल्यू है 3.1 और C की वैल्यू है 3 × 10⁸। तो यहाँ से आप B0 को कैलकुलेट कर सकते हो। और देन जब आप इसको सॉल्व कर लोगे B0 को, तो आपके पास आएगा आंसर सॉल्व करके 1.03 × 10⁻⁻8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। तो आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब इक्वेशन इसका लिख सकते हो जैसे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा है, दैट इज B इज इक्वल टू B0, और वहाँ था कॉस। ओके, B इज इक्वल टू B0 कॉस, जस्ट अ मिनट उसको ऊपर चेक करते हैं। इक्वेशन था कॉस 1.8y। ओके, कॉस ब्रैकेट 1.8y प्लस इट इज़ 5.4 10⁸ 5.4 × 10⁸, दैट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ B0 हमें मिल चुका है, तो हम इसे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू B0 की जगह आ जाएगा 1.03 10⁻⁻8 कॉस ब्रैकेट 1.8y प्लस 5.4
into 10 की पावर 8 t. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर एक्सप्रेशन फॉर योर मैग्नेटिक फील्ड. इस तरह से लिख सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड. बाकी देखिए जो आपका वेव था वो वेव जा रहा था आपका लाइक माइनस जे कैप में, माइनस वाई में था तो माइनस जे कैप में जा रहा था. वी नो दैट कि जो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है वो हमें वेव के मोशन की डायरेक्शन देता है. ओके तो जे कैप हमें मिलता है स्टूडेंट्स अगर हम के क्रॉस आई करते हैं. देखिए जब हम के क्रॉस आई करते हैं तो हमें जे मिलता है बट वो माइनस जे है. सो इट इज़ रिटन एज आई क्रॉस के. इसका मतलब हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आई क्रॉस के करके, बिकॉज आई क्रॉस के इज़ माइनस जे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आई कैप में और मैग्नेटिक फील्ड होगा के कैप में. तो मैं यहाँ लिखूंगा साथ में के कैप. सो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. थैंक यू.